वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ, आप तो जानते ही हैं, माई सेल्फ शैली गुरवानी और मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था यूनिट सेल, ठीक है, और यूनिट सेल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन आधे रह गए थे, है ना। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ यूनिट सेल पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स हो या आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, इवन जेई एडवांस तक में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, ठीक है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिट सेल। तो बच्चों, कैलकुलेटर साथ में लेके बैठना, है ना, या कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखना, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन अ क्रिस्टलाइन क्यूब सॉलिड एक्स पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ फेस। तो भाई एक्स कहाँ पे है? तो हम कहेंगे एक्स पार्टिकल्स जो है वो उसने पोजीशन बता दी। कहाँ बताई है? तो भाई एक्स पार्टिकल दो जगह है, एक तो कॉर्नर पे है ना, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे है? फेस के सेंटर पे भी है, यानी कि एफसीसी, ठीक है। Y particles are situated at the center of each edge and center of body, ठीक है भाई। तो Y particles कहाँ है? तो हम कहेंगे Y particles है कहाँ पे है? center of each edge, यानी edge center, ठीक है, edge center। और कहाँ पे है? तो center of body यानी BCC, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बताना है, ओके। अब देखो, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन, अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो भाई कॉर्नर वाले पार्टिकल से 8 यूनिट सेल और बना सकते हैं, है ना। तो हम कहेंगे भाई कॉर्नर 8 होते हैं और कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 होता है। फेसेस, तो फेसेस 6 होती है, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो x फाइंड करने में तो दिक्कत आनी नहीं है, तो चलो पहले x फाइंड कर लेते हैं। तो भाई नंबर ऑफ x पार्टिकल्स, तो हम कहेंगे भाई x पार्टिकल आपने कहाँ रखा है? तो भाई आपने x पार्टिकल को रखा है 8 कॉर्नर, है ना, कॉर्नर पे मतलब कॉर्नर 8 है, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस का सेंटर, तो बच्चों फेसेस 6 है, कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो x तो आ गया 4। नाउ बच्चों, y पार्टिकल्स कहाँ है? तो भाई नंबर ऑफ y पार्टिकल्स, अब बच्चों y एज सेंटर, तो दिक्कत आती है, एजेस तो आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। देखो, एजेस क्यूब बनाओ, तो ये एक एज, 2 एज, 3 और 4, फिर 5, 6, 7 और 8, नाउ 9, 10, 11, 12। तो एजेस होते कितने हैं? तो 12 एजेस होते हैं। क्या रूम में बैठे हो, आपका रूम क्यूब है। छत पे, तो मैं कहूँगी छत पे 4 किनारे हैं ना, है ना, छत पे किनारे कितने हैं? 4। और फर्श पे तो भी किनारे कितने हैं? 4। तो 4 4 8 हो गए, और उनको कनेक्ट करने के लिए तो हम कहेंगे 4 4 8 9 10 11 और 12, है ना। 4 छत के किनारे हो गए, 4 फर्श के किनारे हो गए। अब छत और फर्श हवा में तोड़ना है, किनारे है ना, एजेस है ना, उनको कनेक्ट करने के लिए तो हम कहेंगे यहाँ 4 और, तो 12। अब एज के सेंटर पे कोई पार्टिकल रखा हो, तो देखो क्लास में हमने सीखा था कॉर्नर पे है, तो आपको पता है ना, एज का सेंटर, मान लो ये एक किनारा है, ठीक है, इसका सेंटर। अब देखो, मान लो आप है ना कोई टेंपल जाते हो या कोई मॉस्क जाते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है, ठीक है, तो वो पिलर्स होते हैं और पिलर के सेंटर में ना डिज़ाइन होती, तो हम कहेंगे यहाँ पिलर के सेंटर में गुम्बद या कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन। अब मान लो ऐसा पिलर हमने अपने घर में लगा दिया, सेंटर में डिज़ाइन, ठीक है। अब उस पिलर के सेंटर से उस पिलर को, है ना, उस पिलर के सेंटर को कितने रूम्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो? कोना नहीं है, ध्यान रखना। कोना होता तो तुम कहोगे भाई 4 तो नीचे और 4 ऊपर वाले का फर्श बन जाएगा, हमारी छत हो जाएगी, तो वो तो कॉर्नर था ना। एज, किनारे का सेंटर, तो मैं कहूँगी भाई अगर ये एक किनारा है, ये एक पिलर है, इसके सेंटर को मैं कितने रूम में डिवाइड कर सकती हूँ? एक रूम इधर जाएगा, एक रूम इधर आएगा, मतलब 2 रूम तुम्हारी तरफ आ गए और 2 रूम उधर की तरफ आ गए, है ना भाई। एक रूम इधर आया 3 और एक इसके पास में आया 4। तो एक एज सेंटर से, है ना, यहाँ से तो भाई एक क्यूब इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक ऊपर वाले क्यूब में और एक नीचे वाले क्यूब। तो बच्चों एज सेंटर बढ़ता है 12 के अंदर, है ना। एज के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल है तो वो 12 क्यूब्स में डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे भैया तो 12, तो सॉरी 12 क्यूब्स में नहीं, 4 में डिवाइड होता है। एजेस 12 होते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो एक एज 4 में बढ़ता है, तो 4 में बढ़ता है मतलब, तो मैं कहूँगी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4,
ठीक है। और बाकी तो BCC है, तो BCC बॉडी सेंटर, बॉडी के अंदर, क्यूब के अंदर जो भी है वो तो उसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ वाई पार्टिकल्स बताओ, तो एज सेंटर तो मैं कहूँगी भाई एजेस तो है 12, कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/4 और बॉडी सेंटर है तो 1 × 1, तो बच्चों वाई पार्टिकल्स भी हो गए कितने 4, ठीक है। अभी आप फॉर्मूला निकालो, तो हम कहेंगे भाई x आ गया और y आ गया, तो ठीक है, x रेशियो y, तो ये है 4 और ये भी है 4, यानी 1:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 1:1, तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों XY। क्लियर, समझ में आ गया ना, है ना भाई। x कहाँ पे था, कोने पे था, फेस सेंटर पे था, कोने 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेसेस 6 होती है, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। y कहाँ है, एज सेंटर और बॉडी सेंटर, तो एजेस 12 है, कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है और बॉडी सेंटर 1 × 1। क्लियर, सिंपल। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड x पार्टिकल आर सिचुएटेड एट कॉर्नर, ठीक है। तो भाई x पार्टिकल कहाँ पे है, तो हम कहेंगे x पार्टिकल्स इक्वल्स टू कॉर्नर, ठीक है। y particles are situated at the center of the body, ठीक है भाई, y कहाँ पे है, तो बॉडी सेंटर, ठीक है। जब तक मैं लिख रही हूँ जब तक तुम फटाफट आंसर भी निकाल सकते हो बच्चों। और ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एजेस, तो भाई तीसरा ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम कहाँ पे है, तो वो है एज सेंटर, ठीक है भाई, एज सेंटर। अब आपको क्या करना है, फाइंड द फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ x पार्टिकल्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ x पार्टिकल्स, तो हम कहेंगे x कहाँ पे है, कॉर्नर। अभी कॉर्नर याद है, कॉर्नर होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो x पार्टिकल तो आ गया बच्चों 1, सिंपल। y कहाँ पे है, तो बॉडी सेंटर, तो नंबर ऑफ y पार्टिकल्स, तो बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के बीचों बीच में, तो एक ही माना जाएगा 1 × 1। और ऑक्सीजन एटम कहाँ है बच्चों, तो ऑक्सीजन एटम है एज सेंटर, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो भाई ऑक्सीजन है 12, कंट्रीब्यूशन है 1/4, तो ये हो गया 3। अब सिंपल रेशियो निकाल लो, तो भाई x रेशियो y रेशियो ऑक्सीजन, तो 1:1:3, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम कहेंगे अब फॉर्मूला बन जाएगा XYO3। क्लियर, तो आपको सबकी पोजीशन चेक करनी है कि भाई x कहाँ पे है ना, y कहाँ पे है और ऑक्सीजन एटम कहाँ पे है, ठीक है। अब बस डायरेक्ट फॉर्मूला बना दो। अब सर लग रहे होंगे क्वेश्चन, है ना, आपको पता होना चाहिए किसका कितना कंट्रीब्यूशन है और नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है, फेस सेंटर कितना है, एजेस कितना है, ऐसे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स A, B एंड C, तो ठीक है भाई, एक तो A है, एक B है और एक C है। अब A कॉर्नर पे है, ठीक है, लेकिन एक कॉर्नर मिसिंग है, ठीक है। कॉर्नर पे तो है लेकिन एक कॉर्नर पे नहीं रखा भाई, 8 की जगह 7 मान लो। B फेस सेंटर पे है, ठीक है, लेकिन 2 फेस सेंटर क्या है, मिसिंग है, रखे ही नहीं पार्टिकल, ठीक है। और C कहाँ है, तो C बॉडी सेंटर पे है, ठीक है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई A कहाँ है, तो हम कहेंगे A तो कॉर्नर पे है, ठीक है, तो कॉर्नर पे तो है। अब तो हम कहेंगे कोने 8 होते हैं लेकिन एक पे रखना शायद भूल गया, तो A कितने हैं, तो नंबर ऑफ A एटम्स, तो बच्चों हम कहेंगे कॉर्नर तो 8 होते हैं लेकिन फिलहाल रखा कितनी जगह पे, तो रखा तो 7 पे है। कंट्रीब्यूशन तो 1/8 रहेगा ना। अगर तुमने किसी क्यूब के कोने पे कोई पार्टिकल रखा है तो वो पार्टिकल बटेगा तो 8 पे ना। अब नहीं रखा है तो तुम्हारी गलती, वो 0 है, लेकिन कुल कोने तो 8 है ना। और कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है, तो हम कहेंगे भाई 7 × 1/8, तो नंबर ऑफ A एटम्स कितने हो गए, तो हम कहेंगे 7/8, ठीक है। B कितने हैं, नंबर ऑफ B एटम्स, तो B तो फेस सेंटर पे है।
अब फेसेस 6 होती है, लेकिन आपने तो 4 जगह ही पार्टिकल रखे, 6 पे तो रखे ही नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है भाई बी 4, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो 4 × 1/2, ठीक है। और सी कहाँ पे है बच्चों, तो सी बॉडी सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर होता है 1 × 1, ठीक है। तो अब बताओ A रेशियो B रेशियो C, समझ में आ गया ना। कोने 8 होते हैं, लेकिन आपने एक जगह रखा नहीं, एक जगह मिसिंग है, तो A तो है 7/8। अब B तो बच्चों फेसेस 6 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 फेसेस मिसिंग है, तो ये हो गया 4 × 1/2, फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 और ये 1। अब क्या करें, तो सिंपल रेशियो लाने के लिए सबको 8 से मल्टीप्लाई कर ले, है ना भाई, ये तो 7 ही है, तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर लो, बस फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बना, तो ये हुआ 7, ये हुआ 16 और ये हुआ 8, सही है ना। तो अब आपके पास आंसर क्या आया, तो हम कहेंगे भाई A तो हुआ 7, ठीक है, B कितना है, तो 16, और C कितना है, तो C 8 है, तो C 8। तो हमारा फॉर्मूला है A 7 B 16 और C 8। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स A B एंड C, ठीक है। A ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है भाई, तो A कहाँ पे है, कॉर्नर, सॉरी A ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है, ये तो कॉर्नर पे है। B कहाँ पे है, तो B ऑक्यूपाई फेस सेंटर, ठीक है। C कहाँ पे है, तो भाई बॉडी सेंटर, ओके, बॉडी सेंटर। अब क्या कह रहा है, इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन एक्सिस पासिंग थ्रू 2 कॉर्नर्स आर रिमूव्ड, फाइंड द फॉर्मूला। अब थोड़ा गेम खेल लिया भाई, ये कह रहा है ठीक है आपको पोजीशन तो बता दी, आप तो फटाफट गेम गेम के आंसर बता देते हो, तो मज़ा नहीं आता है ना। तो मज़ा कैसे आता है कि आपको उलझाया जाए, ठीक है। तो भाई अब हम एटम्स को हटा रहे हैं, कौन से एटम्स हटा रहे हैं, तो एक ऐसी एक्सिस जो कहाँ से पास हो रही है, 2 कॉर्नर से पास हो रही है, ठीक है। अब इसे ये नहीं बोला बॉडी के अंदर से गुजरती हुई एक्सिस, तब तक हम बॉडी के अंदर से गुजरती हुई एक्सिस नहीं लेंगे, फिर वो बॉडी डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई एक ऐसी एक्सिस जो 2 कॉर्नर से पास हो रही है, यहाँ वाले आइटम को हटा रहे, तो भाई यहाँ वाले आइटम को हटा दो, कोना तो हट गया, दूसरा कोना भी हट गया, और ये फेस सेंटर है ये भी तो हटेगा, है ना। ये कह रहा भाई ये 3 मतलब मैं तो है ना कुछ एटम्स को हटा रहा हूँ, कौन से एटम्स को हटा रहा हूँ, तो ऐसी एक्सिस ले लो जो 2 कॉर्नर से पास होती हो। अब तुम्हें लगेगा मैडम आपने फेस वाली क्यों ली, बॉडी वाली ले लेती, तो बच्चों वो बॉडी डायगोनल हो जाता, और उसने बोला भी नहीं पासिंग थ्रू इनसाइड द बॉडी, है ना। कोई 2 कोने से तो 2 कॉर्नर से ले लिया एक्सिस, ठीक है। तो कोई ऑपोजिट 2 कॉर्नर हो गया, और अच्छे से एग्जाम में क्लियर देगा क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो 2 कॉर्नर है ना, और 2 कॉर्नर हटाओगे तो एक फेस सेंटर भी गायब हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई कॉर्नर भी गायब हुए 2 और फेस सेंटर भी गायब हुआ। अब आप फाइंड कर लो आंसर, तो नंबर ऑफ A, तो A कहाँ पे था, कॉर्नर पे था, कितने कोने गायब हो गए, तो 2 कोने गायब हो गए, तो हम कहेंगे 8 तो वैसे ही थे, 2 कॉर्नर पे पार्टिकल नहीं रखा, कोने तो अभी भी बने हुए लेकिन उसमें पार्टिकल नहीं है, तो 8 की जगह 6 हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/8 है, तो ये तो 6/8 रहेगा। फिर नंबर ऑफ B बता दो, तो भाई B वैसे तो फेस सेंटर पे था, फेसेस 6 होती, पार्टिकल 6 होते हैं, लेकिन एक गायब हो गया इसका, तो ये 5 × कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/2, और नंबर ऑफ C, तो C कहाँ पे है, तो भाई C तो बॉडी सेंटर पे है, ठीक है। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारे पास है 6/8, है ना, या मैं कहूँ ABC का सिंपल रेशियो बताओ, ठीक है। तो भाई A रेशियो B रेशियो C, क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों, है ना। ऐसी एक्सिस जो 2 कॉर्नर से पास होती हो, ठीक है, अलोंग वन एक्सिस पासिंग थ्रू 2 अपोजिट कॉर्नर्स लिख देना, है ना, एक दूसरे के जस्ट सामने वाले कॉर्नर्स, ठीक है, वहां से पास होती हो, वहां के एटम्स को इसने हटा दिया, तो हमने देखा कोना गया, फेस का सेंटर भी गया, तो 2 कॉर्नर गए, कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स रख सकते थे, 2 गायब कर दिए तो 6,
फेसेस पे 6 रख सकते थे, एक कम कर दिया तो 5, और बॉडी सेंटर को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, अब तो भाई ए आया बच्चों 6/8, बी आया 5/2 और सी आया 1। अब क्या करें, तो अब हम कम से कम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों जगह। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 5, और ये कितना हो गया, फिर तो सेट नहीं हुआ। 2 4 8 और अभी भी सेट नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से नहीं मल्टीप्लाई करके, है ना, हम इसको सिंपल रेशियो में ले आते हैं। 6/8 है ना, तो भाई हम क्या करते हैं, 2 3 6 और 2 4 8, 3/4 कर लेते हैं, चलो, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये 3/4, ये हो गया 5/2 और ये हो गया 1। अब अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगी बच्चों, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये सेट नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं सेट होगा, क्योंकि ये 4 है। तो मैं क्या करती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, चलो इजी हो जाएगा। तो मैंने सबको ही 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ 2 हो गया, ये 4 4 तो कैंसिल हो गया, तो ये आया 3, ये आया 10 और ये आया 4। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। तो हम कहेंगे भाई ए तो हो गए 3, बी हो गए 10 और सी कितने हो गए 4। ठीक है, तो भाई अब कोई दिक्कत है क्या आपको? ए कितने हैं 3, बी कितने हैं 10 और सी कितने हैं 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो भी फॉर्मूला बनेगा A3 B10 और C4। ठीक है, A3 B10 C4। तो ध्यान रखना है कहाँ से पार्टिकल्स हटा रहा है ना, उनको गायब कर दो और बाकी एज इट इज क्वेश्चन करो। नेक्स्ट है बच्चों, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ A, B एंड C एटम्स। A ऑक्यूपाई कॉर्नर। ठीक है भाई, लिख देते हैं सबसे पहले A कहाँ पे है, तो A कॉर्नर पे है। ओके, B कहाँ पे है, B फेस के सेंटर पे है। ठीक है, C कहाँ पे है, तो भाई C बॉडी सेंटर पे है। ठीक है, सारे लिख दिए। इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। बॉडी डायगोनल समझते हो? बॉडी डायगोनल से टेंट लगाते हैं ना, तो टेंट लगाते तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉर्नर से ऑपोजिट डायरेक्शन में कीला गाड़ के और रस्सी बांध देते। अभी हम जिस रूम में बैठे हैं वहाँ बॉडी डायगोनल बताओ, तो वही छत है और फर्श है, बीच में तो हम ही हैं। तो छत का एक कोना और ऑपोजिट डायरेक्शन में फर्श का दूसरा कॉर्नर, टॉप रूफ का एक कॉर्नर ले लो, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लोर का दूसरा कोना, वो बॉडी डायगोनल है ना। टोटल 4 बनेंगे, छत पे 4 कोने हैं ना, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। अब यूँ नहीं कहोगे फर्श का भी एक कोना वापस छत से जोड़ो, तो छत से जब तुम नीचे चले गए है ना, तो वो एक हो गया, वापस नीचे से ऊपर आओगे तो ये 2 ही बात हो गई भाई। ये सीढ़ियाँ नीचे जाती है, अब ये नीचे वाली ना ऊपर जाती है, अरे तो एक ही है ना, तो वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, है ना, सोचना नहीं ज़्यादा इसमें। ठीक है, अब करें क्या, तो भाई ईजी तो करा नहीं, इसने आपको फंसा दिया। ठीक है, हम फंसने वाले लोगों में से है नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे भाई, है ना। तो हम कहेंगे चलो भाई ठीक है, ये कहाँ से हटा रहा है, इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल। तो अब मैंने तुम्हें सिखा ही दिया है, बेजा लगाओ। बॉडी डायगोनल, ये आपके पास ये ऊपर वाली फेस बनाई ना, ये छत, ये हो गई फर्श। ठीक है, तो छत का एक कोना तो फर्श का दूसरा हो जाएगा, फ्रंट और बैक। ठीक है, बस अब चलो। तो हम कहेंगे देखो भाई ये ले लिया हमने, छत का एक कॉर्नर तो फर्श का ऑपोजिट कॉर्नर, यहां से पास करोगे ना तो ये बनेगा बॉडी डायगोनल। ठीक है, देखो अगर ये फ्रंट वाली वॉल ली ना, तो अगर यहाँ आया है तो बैक वाली वॉल लेोगे ना, तो इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ आएगा ऐसे। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई बॉडी डायगोनल तो क्लियर हो गया, है ना। अब क्या करें, बॉडी डायगोनल के एटम्स को इसने रिमूव किया है। ठीक है, कोई एक बॉडी डायगोनल है ना, तो हम कहेंगे भाई अगर बॉडी डायगोनल के एटम्स को रिमूव किया है तो तुम देख सकते हो कौन कौन रिमूव हुआ। तो हम कहेंगे ये तो कोने वाला पार्टिकल गायब हो गया। फिर ये बॉडी सेंटर, बॉडी के अंदर से निकला है, फेस सेंटर नहीं, बॉडी के अंदर से निकलेगा ना बॉडी डायगोनल, तो फेस को तो टच ही नहीं करेगा,
है ना, बॉडी डायगोनल, बॉडी के अंदर से जाएगा, एक छत के कोने से छत फर्श के दूसरे कॉर्नर पे जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई बॉडी के अंदर से निकलेगा, मतलब कॉर्नर गायब हुआ और बीसीसी गायब हुआ। तो रिमूव्ड एटम कौन कौन से हुए, तो हम कहेंगे भाई रिमूव्ड एटम हो गए 2 तो कॉर्नर के और एक बॉडी सेंटर भी गायब हो गया। ठीक है, अब बस आपको फॉर्मूला बनाना है, नंबर ऑफ ए एटम्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ ए एटम्स। ए कहाँ रखा है, कोने पे, कोने कितने होते हैं 8, गायब कितने हुए 2, तो हम कहेंगे ठीक है भाई 6 × 1/8 यानी 3/4 कर दो। ठीक है, बी कितने हैं, बी कितने हैं बताओ भाई, बी कितने हैं, तो बी कहाँ पे है, फेस सेंटर, फेस सेंटर को तो इस बार कोई नुकसान नहीं हुआ है ना, वो तो फेसेस पे है, आप तो बॉडी के अंदर से चले थे। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई फेस सेंटर वाला तो एज इट इज है 6 × 1/2 और सी, सी कहाँ पे है, सोचो सी कहाँ पे है भाई, तो सी तो आपका बॉडी सेंटर पे है। ठीक है, तो अगर सी बॉडी सेंटर पे है तो बॉडी सेंटर वाला तो हटा ही दिया है ना, तो सी तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे छोड़ो। अब A रेशियो B, तो A तो है 3/4 और B कितना है 3। ठीक है भाई, दोनों साइड क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर ले, है ना, तो 4 कैंसिल, तो तुम्हारे पास रेशियो हुआ 3:12। ठीक है, सही है ना भाई, 3/4 और 3 आया ना, तो 3:12। तो भाई 3:12 या फिर 3 से डिवाइड कर दो तो 1:4। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन गया AB4। ठीक है, अगर ये दिया हुआ होता है A3B12 तो भी सही है, एक ही बात है ना, तो AB4 कह दो चाहे A3B12 कह दो, सेम आंसर। बोलो भाई, मजा आया क्वेश्चन करने में, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, थोड़े इंटरेस्टिंग है और बोर्ड्स में तो थोड़े सिंपल ही आते हैं। ठीक है, और नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मिल जाएंगे तुम्हें कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स A B C। ठीक है भाई, 3 एटम हो गए A B C। A कहाँ पे है, ओ A ऑक्यूपाई ऑल्टरनेटिव कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है भाई, ऑल्टरनेटिव मतलब एक छोड़कर एक। ठीक है, और B ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट फेस। चलो फिर फंसा दिया। ठीक है, ऑल्टरनेट फेस, और C का है ऑल्टरनेट एजेस। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी देखो ऑल्टरनेट कॉर्नर, एक छोड़कर एक। ठीक है, कोने कितने, छत पे 4 और फर्श पे 4। एक कोने से शुरू किया, एक पे रखा, दूसरे पे नहीं रखा, तीसरे पे रखा, चौथे पे नहीं रखा, तो छत पे तो 2 ही आए, फर्श पे भी 2 ही आएंगे। एक कोने पे रखो, दूसरे पे मत रखो, फिर मत रखो, है ना। तो मैं कहूँगी भाई ये तुम्हारी छत मान लो, ये फर्श मान लो, यहाँ रखना है या नहीं रखना है, यहाँ रखना है या नहीं रखना है। फिर फ्लोरिंग पे देखें ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ रखना है यहाँ नहीं रखना है, फिर यहाँ पार्टिकल रखना है यहाँ नहीं रखना है ना। एक दूसरे के ऊपर भी तो है, ऊपर वाले कोने पे रखा तो ध्यान रखना, नीचे वाले कोने पे नहीं रखना है। छत के ऊपर वाले कॉर्नर पे रखा तो नीचे भी नहीं रखना है, तभी तो वो ऑल्टरनेट, फिर एक जगह आएगा एक जगह नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है हाँ 4 ही सेट होंगे, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ऑल्टरनेट कॉर्नर पे रखेंगे ना तो नंबर ऑफ A एटम्स। ठीक है, तो भाई कॉर्नर तो 8 होते हैं, एक छोड़कर एक रखेंगे ना तो 4 सेट होंगे, और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो ये तो आ गया 1/2, इसका टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ऐसे मत करना बच्चों 8 कोने हैं तो एक पे रखा एक पे नहीं रखा तो 4 होंगे, ऐसे थोड़ी गलतियां ज़्यादा होती है। लाइक अभी देखो नेक्स्ट वाले में फंसोगे। नंबर ऑफ B कितने हैं बताओ, ऑल्टरनेट फेस पे रखा है, अब बताओ 6 है, एक पे रखा एक पे नहीं रखा, 3 कर दिए होंगे, है ना। अभी थोड़ा ध्यान से सोचो कि छत पे रखा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो तुम 3D इमेजिन कैसे करोगे। तो भाई छत पे पार्टिकल रखा, ठीक है, तो छत पे रखा ना, तो छत से 4 दीवारें जुड़ी है, चारों पे नहीं रख सकते, ऑल्टरनेट कैसे होगा। छत पे रखा तो इस दीवार पे रख दिया तो गलत हो गया ना, कंटिन्यू हो गया ना, तो इस दीवार पे रख दो, नहीं रख सकते, कंटिन्यू हो गया ना। ऑल्टरनेट एक छोड़कर एक, इधर है तो इधर नहीं होना चाहिए, तो इस दीवार पे रख लो,
या उस दीवार पे। तो भाई छत से 4 दीवारें जुड़ी है, चारों पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? कि ऑल्टरनेट नहीं आ रहा है। मतलब छत पे रखा तो फर्श पे रखो, या लेफ्ट रखा तो राइट रखो, या फ्रंट रखा तो बैक रखो, है ना। 2 आएंगे, 3 नहीं आएंगे। यूँ नहीं कि हाँ फेसेस होती है 6, एक पे रखा एक पे नहीं रखा मतलब 3, क्योंकि कोने तो सेट हो गए। बच्चों ने कोने में भी ऐसे 8 कोने होते हैं, ऑल्टरनेट रखना है तो 8 की जगह 4 पे रखना है। नहीं, सोचो 4 कौन कौन से, ठीक है। तो 4 वो तो चलो फिर भी सेट हो जाता है ना, गलती नहीं होती क्योंकि आंसर सेम है। गलत सोचा चाहे सही सोचा, आंसर सेम आ जाता है तो चल जाता है। लेकिन फेसेस, तो फेसेस 6 है, लेकिन आपको ऑल्टरनेट रखना है। तो बच्चों अगर छत पे पार्टिकल रख दिया तो चारों दीवारों पे पार्टिकल नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है, ऑल्टरनेट हुआ ही नहीं। तो टॉप पे रखा है तो बॉटम में रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्यूब बना के समझाएं आपको। तो देखो ये क्यूब बना लिया है ना, तो अभी इस फेस पे रखा तो यहाँ तो नहीं रख सकती, यहाँ पे भी नहीं रख सकती, कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये फ्रंट वाली तो मैं यहाँ पे भी नहीं रख सकती, और बैक वाली तो वहाँ पे भी नहीं रख सकती, तो बची तो यही जगह है ना, ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई 2 ही बच रही है, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2, ठीक है। अब चलो ऑल्टरनेट एज, इसमें और मजे आने। हाँ बोलो भाई, किनारे कितने होते? 12 होते हैं क्या बच्चों? क्यूब में एजेस कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं? तो 4 छत के किनारे, 4 फर्श के किनारे, फिर 4 दीवारों को जोड़ दो तो किनारे कितने होते हैं? 4 4 8 और 4 12, सही ना। मैं हिंदी वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ ना बहुत बार, मतलब कहीं कोचिंग वगैरह में, तो मैंने कहा बच्चों कमरे में बैठे हो, छत पे कितने किनारे हैं, फर्श पे कितने किनारे हैं? तो ऐसे मैडम मैं तो ढाणी में बैठा हूँ, झोपड़ी में बैठा हूँ, किनारे है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, है ना, थोड़ा सोचना है कि भाई आपको रूम के अंदर ही उस रूम को क्यूब मान लो, है ना। अभी हो सकता है कि ना रूम का डिज़ाइन प्रॉपर है ना क्यूब लाइक नहीं हो, किसी की रेक्टेंगल हो, है ना, या बहुत बार क्या होता है ट्राइंगल भी होता है, कुछ प्लॉट्स तो ट्राइंगल हो तो चल जाता है। आपको क्यूब मान के ही इमेजिन करना है कि हाँ मैं क्यूब में बैठा हूँ, ठीक है, तब क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चलो, है ना, गाँव डाणी में तो हम है नहीं, अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो भाई किनारे ऑल्टरनेट, तो यहाँ रखेंगे पार्टिकल या नहीं रखेंगे, या नहीं रखेंगे, तो यही चॉइस बचती है, ठीक है। अब फिर चले ये ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ रख लिया तो ये 2 तो बचे नहीं और ये बचे। अब देखो यहाँ, तो यहाँ कैसे रखूँगी? यहाँ है तो यहाँ तो वैसे ही नहीं रख सकती। फिर ये तो कैसे रखूँगी भाई? इधर है तो इधर तो ऐसे ही नहीं आना, तो इसको पकड़ लेते। तो कैसे भाई? यहाँ पड़ा है तो यहाँ तो नहीं आना है, और इधर तो हम कहेंगे नहीं भाई मजाक थोड़ा ना हो रहा है, तो इधर भी नहीं आ रहा है ना। तो अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ कि भाई एजेस तो 12 है, और ऑल्टरनेट की बात आएगी, छत पे एक किनारे पे तुमने लगा दी, निशान बना दो, तो 2 तो उससे कनेक्टेड है, उधर तो आना ही नहीं, फिर जस्ट सामने वाले पे एक पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। अब जिस पे तुमने रखा है उससे जुड़ी 2 दीवारें या जो 2 किनारे हैं वहाँ तो वैसे ही नहीं आना है, क्योंकि उस पर आ गया तो नीचे तो आना ही नहीं, और जो तुमने सामने रखा है उधर भी नहीं आना है। अब बचे कितना? फ्लोर, तो ऊपर 2 आए तो नीचे भी 2 ही आएंगे, तो टोटल आएंगे 4 बच्चों। थोड़ा दिमाग लगाना, करके देखना, है ना। छत पे निशान बना दो, 12 किनारे नजर आएंगे, 4 छत के किनारे, 4 फर्श के किनारे, 4 जोड़ने। अब सोचो ऑल्टरनेट, इस पे निशान बना देता हूँ 1, इधर नहीं बनाऊंगा, इधर नहीं बनाऊंगा, बनेगा कहाँ? सामने वाली पे 2, ठीक है। अब जो दीवारें हैं, 4 दीवारें होती है ना, उसमें तुम बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इधर किनारे पे बनाया है तो 2 किनारे तो इससे हैं, ऑल्टरनेट लगना है, तो यहाँ आया तो यहाँ तो नहीं आएगा। सामने वाली दीवार है ना, उधर के किनारे पे बनाया है तो उससे कनेक्टेड 2, उधर भी नहीं आएगी। अब फर्श में देख लो तो भी 2 साइडें मिलेगी, क्योंकि टॉप पे 2 मिल रही है तो बॉटम में भी 2 मिलेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑल्टरनेट एजेस की बात करोगे भाई तो 4 ही आएंगे, और एज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 1/4 था, ठीक है। तो भाई 4 × 1/4। अभी कर लें क्या क्वेश्चन को? तो A/B/C, ठीक है। तो भाई 1/2 रेशियो 1/1। अब क्या करें? तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये तो आया 1, ये आया 2, ये आया 2, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AB2C2, ठीक है बच्चों। अब जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 1 2 2, है ना, तो AB2C2, ठीक है। थोड़ी दिमाग की खिड़कियां खुली, थोड़ा समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, क्वेश्चन अब ये गए सारे। अब है देखो, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC लैटिस
व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 39, क्या होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 40 देते तो ईजी हो जाता, कोई बात नहीं। 4 और 39, ठीक है। अब देखो भाई, पोटेशियम जो है एक मेटल है ना, कौन सा मेटल है, एल्केली मेटल है, ठीक है। अब वो सॉलिड है, मेटल है, तो मेटल है तो प्रॉपर है, क्रिस्टल तो हो गई। अब वो जब क्रिस्टलाइज होता है तो यूनिट सेल उसकी बीसीसी बनती, ठीक है। बेसिक यूनिट सेल जो आई वो उसकी बीसीसी आई, है ना, ठीक है। ये भी मान लेते हैं बीसीसी यूनिट सेल बनती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई 4 ग्राम पोटेशियम आपको पकड़ा दिया और आपको कहा चलो बताओ इसमें कितनी बीसीसी यूनिट सेल बनी। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, जब भी मास दिया हुआ हो केमिस्ट्री में, तो मोल निकालो। तो बच्चों मोल का फॉर्मूला तो क्लास 11th में पढ़ा ही है आपने, अगर मोल कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है ना। गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। 11 का मोल कॉन्सेप्ट बच्चों 12th में बहुत काम आने वाला है ना, इसलिए आपको 11 में कहते हैं थोड़ा सीरियसली पढ़ो, शांति से पढ़ो, सारे फॉर्मूले लर्न करो, क्योंकि आगे आपको पता है परेशानी होनी है। तो भाई मास तो है 4 ग्राम और एटॉमिक मास है 39, तो भाई 0.1 ही आएगा अराउंड ये, ठीक है। तो मैं 0.1 लेती हूँ, ओके। तो मोल आ गए। अभी अगर मैं आपको कहूँ 1 डजन एप्पल, तो मुझे बताने की जरूरत थोड़ी ना कि 12 एप्पल होंगे। डजन बोल दिया तो आपको पता है 12 ही है ना। मैंने आपको कहा कि ना 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर है। अब आप मुझे नहीं पूछो मैडम 5000 मीटर कैसे है, भाई किलो का मतलब ही 1000 होता है, चाहे वो किलोमीटर हो या वो किलो पास्कल हो या किलोग्राम हो या कुछ भी हो। तो हम कहेंगे हाँ किलो का मतलब हमें पता है, डजन का मतलब हमें पता है, जो कि नहीं भी पता होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ कैसे चलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल पोटेशियम, तो बच्चों 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। दिस इज एवोगैड्रो नंबर, ये हमें याद होना चाहिए। भाई 1 मोल को गिनने बैठो तो गिनने की जरूरत नहीं है, इतना होता है, ये फिक्स है, फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो भाई अगर 1 मोल पोटेशियम होता तो इतने एटम्स होते, बिल्कुल होते। आपके पास कितने मोल है, तो भाई हमारे पास तो 0.1 मोल है, ठीक है। तो 0.1 मोल पोटेशियम, एटम कितने होंगे, तो ये 1/10 हो गया ना, ये भी 1/10 हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 10⁻23 मल्टीप्लाई विद 0.1 है ना, यानी कि 1/10, तो ये आ गया 6.02 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, यहाँ तक तो क्लास 12 की भी जरूरत नहीं है, तो 11 में पढ़ा गया, ठीक है। हाँ पढ़ा तो था ही, याद नहीं है तो याद आ गया होगा अभी तक तो, है ना। अब क्या करें, तो भाई पोटेशियम क्या बनाता है, बीसीसी। बीसीसी में कितने कोने होते हैं, 8। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, प्लस बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल रखा है 100% कॉन्ट्रीब्यूटेड, फुल्ली कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 2, है ना। ये हम सबको क्लियर है कि भाई ZBCC इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी 2 होता है। एक बीसीसी बनाने में 2 पार्टिकल चाहिए, एक बीसीसी बनाने में 2 पार्टिकल चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास इतने पार्टिकल पड़े, कितनी बीसीसी बनाओगे, आधी कर दो, है ना। तो मैं कह दूं भाई 2 पोटेशियम एटम इक्वल्स टू 1 बीसीसी। अगर मेरे पास 1 पोटेशियम एटम होता तो मैं 1 बीसीसी तो नहीं बना सकती, आधी बीसीसी बनेगी, ठीक है। आपके पास कितने एटम है भाई, आपके पास वो रहे 6.02 इंटू 10⁻23 पोटेशियम एटम्स है, तो बीसीसी कितनी बनेगी, जस्ट हाफ इंटू 6.02 इंटू 10⁻22, तो भैया ये हो गया, फटाफट लिखें, चलो बीसीसी इतनी बनेगी 3.01 इंटू 22। मैडम आपने गलत कर दिया, हाँ ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻22 है, तो बच्चों आधी बनेगी ना, तो आधी हो गई 3.01 इंटू 10⁻22। सही है ना, गलती तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया है ना। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मिलता जुलता, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, मेटालिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल, ओके। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो भाई आपको क्या किया है बच्चों, 2 ग्राम गोल्ड पकड़ा दिया, ठीक है, आपको 2 ग्राम गोल्ड पकड़ा दिया और आपको बोला कि लो भाई इसको जमाओ,
प्रॉपर लैटिस बनेगा। आप तो ये बता दो कि भाई मैं इतना बता रहा हूँ कि ये FCC लैटिस बनाएगा, ठीक है, बाय नेचर FCC लैटिस में ये सेट होगा। ओके, अब आप तो ये बता दो कितनी उसकी यूनिट सेल्स बनी, ठीक है, सिंपल है। पिछली बार क्या किया था, कितना गोल्ड है 2 ग्राम, है ना, तो अब लिखने की जरूरत थोड़ा है, मोल इक्वल्स टू गिवन मास ग्राम्स में अपॉन गोल्ड एटम है तो एटॉमिक मास, ठीक है, पता ही है। अभी गिवन मास कितना है 2 ग्राम, एटॉमिक मास 197। अभी ये तो मुझसे सॉल्व होना नहीं है, हमें रख दिया, ठीक है, चलो 2 है 197 मोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, तो अब हमें पता है भाई 1 मोल में कितने एटम हैं बच्चों, तो 1 मोल में इतने एटम हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। हमारे पास 1 मोल नहीं है, हमारे पास तो 2/197 मोल है, ठीक है, तो भाई 2/197 मोल इक्वल्स टू कितने एटम हैं, तो हम कहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई विद 2/197, इतने एटम्स हमारे पास हैं। ओके, चलो एटम्स तो आ गए, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब FCC, तो बच्चों अब तक तो तुम्हें FCC याद हो गया होगा, 8 कोने पे 8 पार्टिकल, कोने पे रखोगे तभी तो पार्टिकल बनेगा, मतलब क्यूब बनेगा, तो 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस क्यूब में 6 फेस होती है ना, 2 छत और फर्श, 4 दीवारें, तो एक क्यूब में 6 फेस होती है। फेस के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल रखोगे तो वो हमेशा क्या होगा, 2 में बटेगा। मैंने आपको कहा था 2 रूम में कॉमन वॉल होती है, तो वो एक वॉल है ना, वहाँ पे अगर विंडो है तो वो दोनों रूम की कॉमन विंडो है। तो फेस के सेंटर पे जो भी पार्टिकल रखते हो वो हमेशा 2 में बटता है। तो मैं कहूँगी 8 कॉर्नर पे 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेसेस पे 6, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, यानी 6 इंटू 1/2, मतलब ले दे के इतनी बात क्लियर है कि भाई ZFCC जो होता है बच्चों वो होता है 4, ठीक है, तो ZFCC होता है 4, ठीक है। अब बच्चों तो मैं लिखूंगी भाई 4 एटम इक्वल्स टू, है ना, 4 एटम इक्वल्स टू क्या, तो 4 एटम्स मतलब हो गया 1 FCC, ठीक है, 4 एटम होंगे तो 1 FCC बनेगी, तो एक ही एटम होता तो हम कहेंगे अगर 1 एटम होगा तो 1/4 FCC। आपके पास कितने एटम हैं तो वो रहे, कितने एटम है, तो हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2/197, तो कितनी FCC बनेंगी, तो 1/4 इंटू 1/4 करना है हमें अपने आंसर का, है ना, तो जितने एटम है उसका 1/4 कर दो, तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2/197। तो मैम ने तो पहले ही कहा था कि कैलकुलेटर लेके बैठना, है ना। अब अभी तो ले लेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे पता है मुझे, है ना, कि अभी तो कैलकुलेटर कर लेंगे, एग्जाम में क्या करेगा, हाँ, और क्वेश्चन भी NCERT का ही है, तो एग्जाम में तो करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे ना, नॉन न्यूमेरिकल एक साथ डाल दी, ठीक है, तो एक आध कैलकुलेशन करने में जोर नहीं आता, है ना, तो करना पड़ेगा इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 197 को अगर तुम फंस जाओ और तुम्हें लगे कि एग्जाम में बस ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 197 को अप्रॉक्सीमेटली 200 मान लेना और अपना आंसर दे दे, है ना, अप्रॉक्स आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, वेरिएशन नहीं आएंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻21 FCC यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ खत्म हुआ हमारा आज का लेक्चर। तुम्हें न्यूमेरिकल समझ में आए कि नहीं आए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा लगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, उनका भी भला हो जाएगा, तुम्हें क्या तकलीफ है, ठीक है, तो उनके साथ शेयर भी कर लेना। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो मुझे पता है कर लिया होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।